सबसे पहले आप वीडियो प्ले कर लीजिए, वॉल्यूम आराम से पर हल्का तेज रखिए। अगर सफ़र में हैं तो स्क्रीन बंद करके जेब में रख दीजिए। अगर घर में हैं तो बस टेबल पर उल्टा रख दीजिए। अगर ईयरफोन हो आपके पास तो लगा लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। अब आराम से मेरी आवाज़ को महसूस कीजिए। इस कहानी को देखने से ज़्यादा सुनना ज़रूरी है। सुनते सुनते आपको ऐसा लगेगा जैसे आप खुद राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। और शुरू करने से पहले एक सवाल, आपके हिसाब से ज़्यादा मुश्किल क्या है? बिना पहचान के शून्य से बनना या जन्म से ही करोड़ों की उम्मीदें और निगाहें लेकर जीना? इसका जवाब आपको कमेंट्स में ज़रूर देना है। 19 जून 1970 दिल्ली में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है राहुल। पिता राजीव गांधी, माँ सोनिया गांधी और दादी इंदिरा गांधी, जो उस समय देश की प्रधानमंत्री थीं। सोचिए, एक तरफ घर में दादी प्रधानमंत्री, पिता राजनीति से दूर एक पेशेवर पायलट और माँ इटली से आई जो भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर रही थी। लेकिन उस घर का माहौल बाहर की दुनिया से बहुत अलग था। घर के गेट पर कड़ी सुरक्षा, सड़क पर धीरे धीरे रुकती गाड़ियाँ और हर किसी की निगाह इस परिवार पर। राहुल के लिए ये सामान्य नहीं था। उनके बचपन में वो आज़ादी नहीं थी जो एक आम बच्चे को मिलती है। फिर भी उनके लिए बचपन का मतलब वही था, दोस्तों के साथ खेलना, किताबें पढ़ना और माँ से डांट खाना। राहुल की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से हुई। यहाँ उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनकी पहचान अलग है। क्लास में वो बस एक विद्यार्थी थे, लेकिन बाहर वो प्रधानमंत्री की पोती और बेटे थे। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें अनुशासन भी सिखाया गया। कुछ सालों बाद उन्हें देहरादून के दडून स्कूल भेजा गया। बोर्डिंग स्कूल की सुबहें, हॉस्टल की घंटी, प्रार्थना और नियमों से भरा माहौल। राहुल वहीं बड़े हो रहे थे, पर उन्हें हमेशा लगता कि वो बाकी बच्चों से अलग हैं। और फिर आया साल 1984। 31 अक्टूबर की सुबह दिल्ली में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। राहुल उस समय सिर्फ 14 साल के थे। सोचिए, जिस दादी को वो रोज देखते थे, अचानक वो इस दुनिया से चली गईं। घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। चारों तरफ सन्नाटा, माँ की आंखों में डर और बाहर पूरा देश आक्रोश में। राहुल के लिए ये उम्र मासूमियत की थी, लेकिन उस एक दिन ने उनकी जिंदगी का रास्ता बदल दिया। दादी के जाने के बाद राहुल के पिता राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनना पड़ा। घर अब एक परिवार कम और एक संस्था ज्यादा लगने लगा। गाड़ियों के काफिले, सायरन, सुरक्षा, सब बदल गया। राहुल अभी भी एक स्टूडेंट थे, लेकिन उनकी पहचान अब प्रधानमंत्री का बेटा बन चुकी थी और इस पहचान ने उन्हें दोस्तों से अलग कर दिया। फिर भी पिता और बेटे का रिश्ता बरकरार रहा। राजीव गांधी जब भी समय निकालते, राहुल से क्रिकेट और पढ़ाई की बातें करते और हमेशा यही कहते कि खुद बनो, किसी और जैसा बनने की कोशिश मत करो। राहुल धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, लेकिन उनके भीतर हमेशा एक उलझन रहती थी, मैं कौन हूँ? स्कूल के गलियारे में वो बस एक विद्यार्थी थे, लेकिन सुरक्षा घेरे में चलते हुए उन्हें लगता कि वो अलग हैं। दोस्तों के बीच वो हंसते खेलते, पर अकेले में सोचते कि क्या मैं कभी सामान्य जिंदगी जी पाऊंगा? यही सोच धीरे धीरे उनके स्वभाव में झलकने लगी। वो ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन गहराई से सब कुछ महसूस करते थे। जैसे जैसे पढ़ाई आगे बढ़ी, राहुल को विदेश जाने का सपना दिखाई देने लगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, लेकिन वहां भी सुरक्षा कारणों से ज्यादा वक्त नहीं रह पाए और पढ़ाई के लिए उन्हें रोलिंस कॉलेज फ्लोरिडा भेजा गया। राहुल के लिए सब नया था, नए दोस्त, नया माहौल, लेकिन हमेशा पहचान छुपाकर जीने की मजबूरी। इन सब के बीच सबसे बड़ी ताकत उनकी माँ सोनिया गांधी रहीं। वो बाहर की राजनीति से दूर थीं, लेकिन घर के अंदर बच्चों की ढाल थीं। राहुल चाहे जितना अकेलापन महसूस करते, माँ की मौजूदगी उन्हें संभाल लेती। वो राहुल की पढ़ाई पूछती, उनकी परेशानियां सुनती और सबसे ज़रूरी, उन्हें सामान्य इंसान की तरह ट्रीट करती। अब राहुल किशोर से युवा बनने की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन किस्मत ने एक और बड़ा झटका उनके लिए संभाल कर रखा था। कुछ ही साल बाद 21 मई 1991 की रात जब एक धमाका हुआ और उनके पिता राजीव गांधी भी उनसे हमेशा के लिए दूर चले गए, उस पल ने राहुल की जिंदगी को फिर से बदल दिया। उस रात तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक चुनावी सभा थी। राहुल घर पर थे, दिल्ली में। अचानक खबर आई, एक धमाका हुआ है, राजीव गांधी अब इस दुनिया में नहीं रहे। सोचिए, 21 साल का एक बेटा जिसने बचपन में दादी को खोया, अब पिता को भी खो बैठा। उस पल राहुल का जीवन जैसे थम गया। बाहर पूरा देश शोक में था, लेकिन घर के अंदर का दर्द किसी और पैमाने पर था। उस रात मां सोनिया गांधी टूटी, लेकिन बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर थी। राहुल और प्रियंका दोनों को अचानक बहुत बड़ी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ। राहुल के लिए दर्द सिर्फ पिता को खोने का नहीं था, बल्कि भविष्य की अनिश्चितता का भी था। देश अब उन्हें सिर्फ प्रधानमंत्री का बेटा नहीं, बल्कि शहीद का बेटा मानने लगा था।
इन सालों में राहुल का स्वभाव और भी अंतर्मुखी हो गया। वो कम बोलते, ज्यादा सुनते, दोस्तों से बातें करते पर भीतर की पीड़ा किसी से साझा नहीं करते। उनकी जिंदगी एक सवाल पर अटक गई थी कि क्या मैं राजनीति में आऊंगा, लेकिन तब उनके मन में यही तय था कि वो राजनीति से दूर रहेंगे। सुरक्षा कारणों से राहुल को रॉलिंस कॉलेज फ्लोरिडा यूएसए भेजा गया। वहां वो एक सामान्य छात्र की तरह रहना चाहते थे। उन्होंने अपनी पहचान छुपाई और नाम रखा राहुल विंची। कॉलेज की लाइब्रेरी, क्लासरूम और हॉस्टल में वो बस एक सामान्य छात्र के रूप में पढ़ते थे। वहां के दोस्तों को बहुत बाद तक पता भी नहीं चला कि वे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं। ये अनुभव राहुल के लिए बहुत सुकून देने वाला था। पहली बार उन्हें थोड़ा बहुत सामान्य जीवन जीने का मौका मिला। सुबह क्लास, दोपहर में कैंटीन में दोस्तों के साथ बातें और शाम को लाइब्रेरी या कैंपस वॉक। राहुल धीरे धीरे एक सामान्य दिनचर्या में ढलने लगे। लेकिन अकेलेपन के पलों में उन्हें पिता की याद बहुत सताती थी। उस दर्द को वो किताबों और पढ़ाई में छुपा देते थे। राहुल ने रॉलिंस से स्नातक करने के बाद आगे की पढ़ाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके से की। वहां उन्होंने एमफिल इन डेवलपमेंट स्टडीज पूरा किया। यहाँ उनकी सोच और गहरी हुई। उन्होंने विकास, गरीबी और सामाजिक असमानता पर गहराई से अध्ययन किया। ये वो दौर था जब राहुल दुनिया को समझ रहे थे, भारत के बाहर से भारत को देखने की कोशिश कर रहे थे। पढ़ाई के बाद राहुल ने राजनीति से दूर रहकर निजी करियर बनाने का फैसला किया। उन्होंने लंदन में मॉनिटर ग्रुप नाम की कंपनी में काम किया। वहां उनकी पहचान सिर्फ एक प्रोफेशनल के रूप में थी। क्लाइंट्स, मीटिंग्स और ऑफिस के काम में वो एक सामान्य युवक की तरह जीते रहे। इस दौर में राहुल ने अपनी निजता को बहुत महत्व दिया। वो सार्वजनिक मंचों से दूर रहते, मीडिया से बचते। दोस्तों के साथ निजी वक्त बिताना, किताबें पढ़ना और यात्राएं करना उन्हें ज्यादा पसंद था। भारत में उन्हें लेकर मीडिया में हमेशा चर्चाएं होती रहीं, लेकिन राहुल ने अपने आप को लाइमलाइट से दूर रखा। हालांकि उन्होंने खुद को राजनीति से दूर रखा, लेकिन उनके भीतर हमेशा एक संघर्ष चलता रहा। लोग उनसे उम्मीद करते कि वो राजनीति में आएंगे, परिवार की विरासत संभालेंगे, पर राहुल उस समय तय कर चुके थे कि उन्हें सामान्य जीवन जीना है। यही वजह थी कि उन्होंने लंबे समय तक सार्वजनिक मंचों से दूरी बनाए रखी। 1998 में मां सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी की बागडोर संभाली। उस वक्त राहुल उनके साथ खड़े रहे, लेकिन उन्होंने खुद राजनीति में कदम नहीं रखा। वो बस एक सहारा बने, मां के निजी सलाहकार की तरह। इस दौरान उनका जीवन अधिकतर पर्दे के पीछे ही रहा। अगर आप उस दौर के राहुल का एक दिन देखें तो सुबह उठकर अखबार पढ़ना, नाश्ता करना, ऑफिस जाना, मीटिंग्स करना, शाम को जॉगिंग या दोस्तों से मिलना और रात को पढ़ाई या किताबों में डूब जाना। उनका जीवन बिल्कुल एक साधारण युवा प्रोफेशनल की तरह था, लेकिन फर्क इतना था कि उनकी असली पहचान हर वक्त छुपाई जाती थी। धीरे धीरे राहुल को एहसास होने लगा कि चाहे वो राजनीति से दूर रहें, लेकिन देश और परिवार की विरासत उन्हें हमेशा पुकारेगी। लोग उन्हें पहचानते थे, उनसे उम्मीदें रखते थे, और 2004 में ये उम्मीद हकीकत में बदलने वाली थी। राहुल गांधी अब अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके थे, पेशेवर करियर बना चुके थे और दुनिया को समझ चुके थे। लेकिन 2004 का साल उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ लेकर आने वाला था, जब उन्होंने पहली बार चुनावी मैदान में कदम रखा और अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ा। भारत की राजनीति में गांधी परिवार का नाम गूंजता है। जब 2004 का चुनाव आया तो कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को अमेठी सीट से उम्मीदवार घोषित किया। अमेठी वो इलाका जिसे उनके पिता और परिवार दशकों से प्रतिनिधित्व करते आ रहे थे। पहली बार राहुल जनता के सामने एक उम्मीदवार बनकर खड़े हुए। मीडिया का ध्यान उन पर था। विरोधी सवाल उठा रहे थे, क्या ये सिर्फ नाम के सहारे जीतेंगे या खुद मेहनत करेंगे। राहुल गांधी ने गांव-गांव जाकर प्रचार किया। सड़कों पर धूल उड़ाते ट्रैक्टरों पर बैठना, छोटे छोटे गांवों में मंच लगाना, लोगों से हाथ मिलाना, सब उनके लिए नया था। लेकिन एक बात साफ थी, वो भीड़ के सामने भाषण देने से ज्यादा सीधे लोगों से बातचीत करने पर भरोसा करते थे। वो अक्सर गांव वालों से बैठकर पूछते, आपको सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, और लोगों के जवाब ध्यान से सुनते। नतीजे आए और राहुल गांधी ने भारी मतों से जीत दर्ज की। वो पहली बार सांसद बने। ये सिर्फ उनकी जीत नहीं थी, बल्कि कांग्रेस पार्टी और पूरे गांधी परिवार के लिए एक बड़ी उम्मीद थी। राहुल अब सिर्फ एक निजी इंसान नहीं रहे, वो जनता के प्रतिनिधि बन गए। सोचिए, एक युवा सांसद पहली बार संसद भवन में प्रवेश करता है। आंखों के सामने पिताजी की तस्वीरें घूम रही हों, दादी की यादें हों और कंधों पर पूरा देश उम्मीदें लेकर देख रहा हो। राहुल के लिए यह दिन ऐतिहासिक था। उन्होंने राजनीति को नजदीक से जीना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के संगठन में काम शुरू किया। 2007 में उन्हें इंडियन यूथ कांग्रेस और NSUI यानी नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी दी गई।
ये कदम बहुत बड़ा था। अब उनका काम था देश भर के युवाओं से जुड़ना। राहुल ने संगठन को मजबूत करने के लिए कई बदलाव किए। उन्होंने कहा, अगर कांग्रेस को मजबूत करना है तो युवाओं को मौका देना होगा। इस दौरान राहुल देश के कोने कोने में गए। कॉलेज कैंपस, यूनिवर्सिटी सभाएं, गांवों की चौपाल, हर जगह जाकर युवाओं से सीधे संवाद किया। वो पूछते, आपको सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, और लोगों के जवाब ध्यान से सुनते। अब उनका दिन बिल्कुल बदल गया था। सुबह से ही बैठकें, फिर अलग अलग राज्यों की यात्राएं, युवाओं से मुलाकातें, शाम को पार्टी नेताओं से रणनीति की चर्चा और देर रात तक फाइलों व भाषण की तैयारी। उनकी पूरी जिंदगी अब राजनीति के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। मीडिया की नजरें लगातार उन पर थीं। कुछ लोग उन्हें गांधी परिवार की विरासत मानते तो कुछ आलोचक कहते नेतृत्व का अनुभव नहीं है। लेकिन राहुल का एक ही जवाब था, मैं सीखने आया हूं। यही विनम्रता उनकी पहचान बनने लगी। 2009 का चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए अहम था। राहुल गांधी को यूथ आइकन बनाकर प्रचार किया गया। उन्होंने उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में प्रचार किया। उनका ध्यान युवाओं और किसानों पर था। उन्होंने साफ कहा, अगर देश को आगे बढ़ाना है तो युवाओं को राजनीति में लाना होगा। नतीजे आए और कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत मिली और यूपीए सरकार दोबारा बनी। राहुल गांधी की मेहनत का असर साफ दिखा। लोग उन्हें अब सिर्फ एक सांसद नहीं बल्कि भविष्य का नेता मानने लगे। इस दौर में राहुल गांधी की छवि एक युवा आइकन की बन चुकी थी। कॉलेजों में उनके पोस्टर लगते, छात्र उनसे जुड़ना चाहते और गांवों में किसान कहते, युवराज आया है। राहुल गांधी ने खुद को जनता से जोड़ने की कोशिश की और लोगों ने भी उन्हें एक उम्मीद की तरह देखा। लेकिन भीतर ही भीतर राहुल को लगता था कि राजनीति आसान नहीं है। जनता की उम्मीदें बहुत बड़ी हैं। वो जानते थे कि यह सफर लंबा और कठिन होगा, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि सीखते रहेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी अब देश के युवाओं के नेता बन चुके थे, लेकिन आगे का रास्ता इतना आसान नहीं था। 2014 का चुनाव आने वाला था और ये चुनाव राहुल गांधी की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। 2010 के बाद राहुल गांधी लगातार देश भर में यात्रा करने लगे। गांव, कस्बे, शहर, हर जगह उनकी मौजूदगी बढ़ रही थी। वो जमीनी राजनीति सीखना चाहते थे। अक्सर साधारण घरों में रुकते, लोगों से खुलकर बातें करते और उनकी समस्याएं सुनते। उनका सबसे ज्यादा ध्यान उत्तर प्रदेश पर था। राहुल मानते थे कि अगर कांग्रेस को मजबूत बनाना है तो उत्तर प्रदेश में खड़ा होना होगा। उन्होंने वहां लगातार दौरे किए, गांवों में जाकर किसानों और युवाओं से मिले। कभी खेतों में बैठकर किसानों की दिक्कतें सुनते तो कभी हॉस्टल में छात्रों से बातचीत करते। मीडिया ने उन्हें अक्सर युवराज कहकर संबोधित किया। उनके गांव के दौरे, आम आदमी के घर में रहना, साइकिल से घूमना, ये सब बड़ी खबरें बनती। लोग उन्हें एक नए अंदाज के नेता के रूप में देखने लगे। लेकिन आलोचक कहते, ये सब दिखावा है, असली काम कहाँ है। राहुल गांधी का एक बड़ा संघर्ष कांग्रेस पार्टी के अंदर भी था। कई वरिष्ठ नेता उनके नए तरीकों से सहमत नहीं होते थे, लेकिन राहुल का मानना था कि राजनीति को बदलना जरूरी है। यही कारण था कि उन्होंने युवाओं को टिकट देने की वकालत की। इस दौर में राहुल का दिन सुबह से रात तक मीटिंग्स, भाषणों और यात्राओं से भरा होता। सुबह जल्दी उठना, फाइलें पढ़ना, फिर हवाई जहाज से किसी राज्य में जाना, वहां जनता से मुलाकात, दोपहर को कॉलेज के छात्रों से संवाद, शाम को गांव की चौपाल और फिर रात को दिल्ली लौटकर पार्टी नेताओं के साथ रणनीति। इस समय देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े आंदोलन उठे, अन्ना हजारे का आंदोलन और लोकपाल की मांग। कांग्रेस पार्टी पर दबाव बढ़ रहा था। राहुल गांधी ने कोशिश की कि वो युवाओं की भावनाओं को समझें और सुधार की बात करें, लेकिन माहौल उनके खिलाफ होता चला गया। धीरे धीरे राहुल की छवि पर सवाल उठने लगे। लोग कहने लगे, बातें तो अच्छी करते हैं लेकिन परिणाम नहीं दिखते। मीडिया ने भी उन्हें गंभीर नेता नहीं बताना शुरू कर दिया। राहुल के लिए ये वक्त बेहद मुश्किल था। 2013 आते आते राहुल गांधी को कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। इसका मतलब था कि अब वो पार्टी के असली नेता माने जाने लगे, लेकिन साथ ही उन पर देश भर की उम्मीदों और आलोचनाओं का बोझ और बढ़ गया। 2014 का चुनाव राहुल गांधी के लिए अब तक का सबसे बड़ा इम्तिहान था। एक तरफ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा पूरे जोश से चुनाव लड़ रही थी, दूसरी तरफ राहुल गांधी कांग्रेस का चेहरा थे। राहुल ने लगातार रैलियां की, युवाओं और किसानों की बात की, लेकिन माहौल साफ था, जनता बदलाव चाहती थी। राहुल गांधी 2014 में देश भर में दर्जनों रैलियों में की।
वो कहते, हम गरीबों, युवाओं और किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन लोगों के मन में सवाल था, क्या कांग्रेस सच में बदलाव ला सकती है? कई जगह उनकी रैलियों में भीड़ कम दिखाई दी, जो पार्टी के लिए चिंता का कारण थी। नतीजे आए और कांग्रेस पार्टी को अब तक की सबसे बड़ी हार मिली, सिर्फ 44 सीटें। राहुल गांधी के लिए ये नतीजे सदमे जैसे थे। आलोचकों ने कहा, राहुल राजनीति में असफल हैं। मीडिया ने उन्हें लगातार निशाना बनाया। इस हार ने राहुल गांधी को तोड़ दिया, लेकिन पूरी तरह नहीं। उन्होंने चुपचाप कुछ समय राजनीति से दूरी बना ली। ये वो दौर था जब राहुल को आत्मचिंतन करना पड़ा कि क्या वो सच में राजनीति के लिए बने हैं या फिर उन्हें कोई और राह चुननी चाहिए। 2014 की हार राहुल गांधी की जिंदगी का सबसे कठिन पल था। लेकिन कहते हैं, असली नेता वही होता है जो हार के बाद उठ खड़ा हो। अब सवाल था, क्या राहुल गांधी वापसी कर पाएंगे? 2014 की हार ने राहुल गांधी को गहरी चोट पहुंचाई थी। कांग्रेस पार्टी सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई थी। देश भर में लोग सवाल उठा रहे थे, क्या राहुल गांधी राजनीति छोड़ देंगे? लेकिन सच्चे नेता की पहचान हार में होती है। राहुल गांधी ने ठान लिया, ये अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत होगी। हार के बाद राहुल गांधी ने कुछ महीनों के लिए खुद को राजनीति से अलग कर लिया। वो विदेश चले गए और आत्ममंथन किया। मीडिया ने खुद लिखा, राहुल गायब हो गए हैं। लेकिन 2015 में वो वापस लौटे और ज्यादा जोश के साथ मैदान में उतरे। 2015 से राहुल गांधी ने किसानों की समस्याओं पर जोर देना शुरू किया। संसद से लेकर गांव की चौपाल तक उन्होंने किसान ऋण माफी और MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को आवाज दी। कई बार किसानों के धरनों में शामिल हुए। उनके भाषणों का मुख्य विषय बन गया, देश का किसान मजबूत होगा तो भारत मजबूत बनेगा। 2016 में JNU और हैदराबाद यूनिवर्सिटी जैसे छात्र आंदोलनों में राहुल गांधी पहुंचे। वहां उन्होंने कहा, देश का भविष्य छात्रों के हाथ में है और उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। युवाओं के बीच उनकी छवि फिर से मजबूत होने लगी। राहुल गांधी ने 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया। दोनों की जोड़ी को यूपी के लड़के कहा गया। हालांकि नतीजे निराशाजनक रहे, लेकिन इस दौरान राहुल गांधी ने लगातार प्रचार किया और एक योद्धा की तरह डटे रहे। अब राहुल गांधी का दिन और भी व्यस्त हो चुका था। सुबह पार्टी नेताओं से रणनीति, दिन भर किसानों और युवाओं से मुलाकातें, राज्यों के दौरे, शाम को भाषण और रात को मीडिया की आलोचना सुनना। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। गुजरात विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने भाजपा को कड़ी टक्कर दी। उन्होंने मंदिरों का दौरा किया, युवाओं और व्यापारियों से जुड़े और कांग्रेस को उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन दिलाया। लोगों ने पहली बार कहा, राहुल गांधी अब बदल चुके हैं। 2017 में राहुल गांधी आधिकारिक तौर पर कांग्रेस प्रेसिडेंट बने। अब वो पार्टी की पूरी कमान संभाल चुके थे। उन्होंने कहा, यह जिम्मेदारी मेरे लिए सम्मान है, लेकिन असली ताकत जनता से जुड़ने में है। 2018 में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 3 बड़े राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत दर्ज की। इस जीत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई जान फूंक दी। राहुल गांधी का आत्मविश्वास लौट आया। अब सबकी नजर 2019 के लोकसभा चुनाव पर थी। ये चुनाव सिर्फ पार्टियों का नहीं, बल्कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच सीधा मुकाबला बन गया था। राहुल गांधी ने लगातार रैलियां की और अपने नारे चौकीदार चोर है से सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने राफेल सौदे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सवाल किए। उन्होंने इसे चुनाव का बड़ा मुद्दा बनाया। हर सभा में वो कहते थे, देश के चौकीदार ने चोरी की है। जनता के बीच ये नारा गूंजने लगा, लेकिन असर कितना होगा ये चुनाव बताएगा। 2019 में राहुल गांधी की रैलियों में भीड़ उमड़ने लगी। कभी वो किसानों से मिलते, कभी महिलाओं से और कभी युवाओं के साथ बैठकर खुलकर बातें करते थे। उनकी भाषा सरल होती थी, जो आम जनता को समझ आती थी। लोग कहते, राहुल अब परिपक्व हो गए हैं। लेकिन नतीजे आए और भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। कांग्रेस फिर से सिर्फ 52 सीटों पर सिमट गई। राहुल गांधी खुद अमेठी की सीट भी हार गए। हालांकि केरल की वायनाड सीट से जीतकर संसद पहुंचे। ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। नतीजों के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, जिम्मेदारी मेरी थी, हार भी मेरी है। इस फैसले ने सभी को चौंका दिया, लेकिन इसमें उनकी ईमानदारी और जिम्मेदारी दिखी।
2019 की हार के बाद लोग सोचने लगे, क्या राहुल गांधी का राजनीतिक सफर यहीं खत्म हो जाएगा? लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। 2019 की हार के बाद कई लोगों ने सोचा था कि राहुल गांधी अब राजनीति से किनारा कर लेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, यह वक्त हार मानने का नहीं, लड़ने का है। 2020 से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया, जिसमें संघर्ष भी था और एक नई सोच भी। 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी, राहुल गांधी ने लगातार सरकार को सचेत किया। उन्होंने ट्विटर, प्रेस कॉन्फ्रेंस और वीडियो संदेशों के जरिए कहा कि तैयारी की कमी खतरनाक साबित होगी। उस वक्त बहुत से लोग उनकी बातों को नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन बाद में जब ऑक्सीजन की कमी और लॉकडाउन की समस्याएं सामने आईं, तो लोग कहने लगे कि राहुल गांधी ने पहले ही चेतावनी दी थी। लॉकडाउन में लाखों मजदूर पैदल घर लौटने लगे। राहुल गांधी ने खुद जाकर कई मजदूर परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने उनकी कहानियां सुनी, वीडियो बनाए और सरकार से सवाल किए कि क्यों मजदूरों को घर पहुंचाने की योजना नहीं बनाई गई। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं और राहुल गांधी को जनता से जोड़ने लगीं। जब केंद्र सरकार ने नए कृषि कानून लाए तो किसानों ने एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। राहुल गांधी खुलकर किसानों के समर्थन में खड़े हो गए। संसद में उन्होंने कहा कि ये कानून देश के अन्नदाता को बर्बाद कर देंगे। वो कई बार धरनों और रैलियों में किसानों के बीच पहुंचे। राहुल की ये छवि बनी कि वो सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, बल्कि मुद्दों के लिए भी खड़े होते हैं। इस दौर में राहुल गांधी की छवि और बदल गई। लोग उन्हें संवेदनशील नेता कहने लगे। चाहे मजदूर हों, किसान हों या छात्र, राहुल गांधी हर तबके से मिलने और उनकी आवाज उठाने के लिए पहुंचते। उनकी दिनचर्या और भी व्यस्त हो गई थी। सुबह सुबह विशेषज्ञों से मुलाकात, दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता से जुड़ना, शाम को ट्विटर पर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना और रात को अगली रणनीति की तैयारी करना। राहुल गांधी अब पूरी तरह सक्रिय विपक्षी नेता बन चुके थे। 2022 आते आते राहुल गांधी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, भारत जोड़ो यात्रा। इसका उद्देश्य था नफरत की राजनीति को हराना और लोगों को जोड़ना। राहुल गांधी ने तय किया कि वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चलेंगे। सितंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई। राहुल गांधी ने सफेद टी शर्ट और साधारण पैंट पहनकर पैदल चलना शुरू किया। उनके साथ पार्टी नेता, कार्यकर्ता और आम लोग शामिल हुए। सड़कों पर भीड़ उमड़ने लगी। लोग कहते, इतने बड़े नेता को पैदल चलते पहली बार देख रहे हैं। इस यात्रा में राहुल गांधी ने किसी मंच या बड़ी रैली से ज्यादा सीधे लोगों से बातचीत पर ध्यान दिया। कभी वो बच्चों के साथ खेलते, कभी बुजुर्गों का हाथ पकड़ते, कभी युवाओं से देश के भविष्य पर चर्चा करते। हर रोज 100 किलोमीटर पैदल चलना आसान नहीं था, लेकिन राहुल गांधी मुस्कान के साथ चलते रहे। मीडिया ने भी इस यात्रा को खूब कवर किया। आलोचकों ने शुरू में कहा कि यह सिर्फ एक दिखावा है, लेकिन जब राहुल गांधी लगातार बारिश, ठंड और धूप में पैदल चलते रहे, तब आलोचक भी मान गए कि ये एक सच्चा प्रयास है। लोगों ने उन्हें नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया। यात्रा ने सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ही नहीं, आम जनता में भी नई ऊर्जा भर दी। गांव-गांव, शहर-शहर से लोग जुड़ने लगे। राहुल गांधी का सीधा संदेश था, भारत प्यार से बनेगा, नफरत से नहीं। इस एक वाक्य ने लाखों दिलों को छू लिया। कल्पना कीजिए, रोज 20-25 किलोमीटर पैदल चलने के बाद जब वो शाम को अपने टेंट में पहुंचते, तब भी अगले दिन की तैयारी करते, किताबें पढ़ते, लोगों से मिलने का समय निकालते और नोट्स लिखते। ये सब दिखाता है कि राहुल गांधी ने अब राजनीति को जीना शुरू कर दिया था। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी की छवि पूरी तरह बदल दी। अब लोग उन्हें सिर्फ नेहरू गांधी परिवार का वारिस नहीं, बल्कि एक संघर्षशील नेता कहने लगे। भारत जोड़ो यात्रा 2022 में शुरू हुई, लेकिन इसका असर 2023 में और गहराई से दिखा। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। अब 2023 में ये यात्रा अपने आखिरी चरण में पहुंचने वाली थी। राहुल गांधी के कदमों की थकान कम नहीं थी, लेकिन उनके इरादे और मजबूत हो चुके थे। जनवरी 2023 जब उत्तर भारत ठंड और बर्फ से जूझ रहा था, तब राहुल गांधी और उनकी टीम पैदल यात्रा कर रहे थे। सफेद टी शर्ट और हल्की जैकेट में उनका चलना मीडिया की सुर्खियां बना। लोग कहते, इतनी ठंड में ये कैसे संभव है? राहुल गांधी का जवाब था, अगर देश का नौजवान और किसान सर्दी गर्मी झेल सकता है,
तो मैं क्यों नहीं। यात्रा जब जम्मू कश्मीर पहुंची तो लोगों का उत्साह देखने लायक था। घाटी की सर्द हवाओं और बर्फ से ढकी सड़कों पर हजारों लोग राहुल गांधी के साथ चले। कई लोग कहते, हमने पहली बार किसी राष्ट्रीय नेता को इस तरह हमारे बीच पैदल चलते देखा है। 30 जनवरी 2023 को यात्रा श्रीनगर में समाप्त हुई। लाल चौक पर राहुल गांधी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ये पल ऐतिहासिक था। एक युवा नेता जिसने 4000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलकर देश के कोने कोने में जनता से सीधा संवाद किया था। राहुल गांधी ने कहा, इस यात्रा में मैंने सीखा कि भारत की आत्मा प्यार और भाईचारे में बसती है। मैंने किसानों का दर्द देखा, युवाओं की बेरोजगारी सुनी और महिलाओं का साहस महसूस किया। ये यात्रा सिर्फ मेरी नहीं थी, ये पूरे भारत की यात्रा थी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद मीडिया का नजरिया भी बदलने लगा। जिन लोगों ने पहले उन्हें कमजोर नेता कहा था, अब वही मानने लगे कि राहुल गांधी ने देश की राजनीति में नया संदेश दिया है। उनकी छवि एक संवेदनशील, संघर्षशील और जनता के बीच चलने वाले नेता की बन चुकी थी। यात्रा का असर कांग्रेस पार्टी पर भी दिखा। कार्यकर्ताओं में नया जोश आया। कई जगहों पर कहा जाने लगा कि हमारे नेता सिर्फ मंच से भाषण नहीं देते, बल्कि हमारे साथ चलकर हमारे दुख सुख बांटते हैं। यात्रा खत्म होने के बाद भी राहुल गांधी का रूटीन बदला नहीं। सुबह मीटिंग्स, दोपहर को युवाओं और किसानों से मुलाकातें, शाम को सोशल मीडिया के जरिए अपनी बातें जनता तक पहुंचाना और रात को अगली रणनीति की तैयारी करना। अब वो और ज्यादा सक्रिय हो चुके थे। यात्रा के दौरान और बाद में राहुल गांधी बार बार कहते, ये लड़ाई सत्ता आने की नहीं, बल्कि नफरत को हराने की है। ये लाइन लाखों लोगों के दिलों को छू गई। लोगों को लगा कि राहुल गांधी राजनीति को सिर्फ चुनाव जीतने का खेल नहीं मानते, बल्कि समाज सुधार का माध्यम मानते हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने युवाओं से उनका सीधा रिश्ता जोड़ दिया। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में छात्र कहते, राहुल गांधी अब सिर्फ किताबों के नेता नहीं, जमीनी नेता हैं। कई युवा उनसे प्रेरित होकर राजनीति में आने की बात करने लगे। यात्रा के बाद राहुल गांधी ने कई राज्यों का दौरा किया, किसानों और मजदूरों से मुलाकातें की और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। संसद में भी उनकी आवाज और मजबूत हो चुकी थी। हालांकि आलोचक अभी भी उन पर सवाल उठाते, लेकिन जनता में उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। सोशल मीडिया पर भी उनकी क्लिप्स वायरल होने लगी, चाहे वो मजदूर से बातचीत हो या बच्चे के साथ खेलते हुए कोई पल। 2023 का साल राहुल गांधी के लिए एक मोड़ था। भारत जोड़ो यात्रा ने उन्हें एक नया आत्मविश्वास दिया। अब वो सिर्फ एक राजनीतिक चेहरा नहीं, बल्कि लाखों दिलों से जुड़े नेता बन चुके थे। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की छवि बदल चुकी थी, लेकिन असली सवाल ये था कि क्या ये छवि कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनाव में नई ताकत दे पाए। 2023 का साल राहुल गांधी के लिए बदलाव का था। भारत जोड़ो यात्रा ने उन्हें नई पहचान दी, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था, 2024 का लोकसभा चुनाव। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कांग्रेस को मजबूत करना और पूरे विपक्ष को एकजुट करना। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी देश भर में चर्चा का विषय बन गए। गांवों से लेकर कॉलेजों तक लोग कहने लगे, अब राहुल गांधी बदले बदले से लगते हैं। यही चर्चा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी ऊर्जा दे रही थी। राहुल गांधी जानते थे कि भाजपा को टक्कर देना अकेले कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने क्षेत्रीय दलों से बातचीत शुरू की। पटना, बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली में विपक्षी पार्टियों की बड़ी बैठकें हुईं। इस गठबंधन का नाम रखा गया इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इन बैठकों में राहुल गांधी सक्रिय रूप से शामिल हुए। कभी ममता बनर्जी से चर्चा, कभी अखिलेश यादव से मुलाकात, कभी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ रणनीति। राहुल गांधी विपक्षी एकता का चेहरा बनने लगे। अब राहुल गांधी की दिनचर्या पूरी तरह चुनावी हो चुकी थी। सुबह सुबह पार्टी नेताओं से बैठक, दोपहर को राज्यों के कार्यकर्ताओं से मुलाकात, शाम को विपक्षी नेताओं से गठबंधन पर चर्चा और रात को चुनावी भाषणों की तैयारी। यात्रा का असर अब चुनावी माहौल में भी दिखने लगा। राहुल गांधी की सभाओं में पहले से कहीं ज्यादा भीड़ आने लगी। लोग उनसे सीधे सवाल पूछते और वो खुलकर जवाब देते। उनकी छवि अब जनता से जुड़े नेता की बन चुकी थी। इस चुनावी दौर में राहुल गांधी का नारा साफ था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। ये लाइन भारत जोड़ो यात्रा से निकली थी, लेकिन 2024 के लिए उनका चुनावी हथियार बन गई। 2024 से पहले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया का भी पूरा इस्तेमाल किया। उनके भाषण, क्लिप्स और यात्राओं के वीडियो करोड़ों लोगों तक पहुंचे।
युवाओं में उनकी लोकप्रियता बढ़ी। अब तस्वीर साफ हो गई थी कि 2024 का चुनाव सीधे नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच मुकाबले जैसा बनने लगा था। राहुल गांधी बार बार कहते, ये चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि लोकतंत्र बचाने का है। 2023 में एक मानहानि केस में राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया था। इस घटनाक्रम ने उनके समर्थकों को और गुस्सा दिलाया। बाद में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और उनकी सदस्यता बहाल हुई। इस पूरे घटनाक्रम ने राहुल गांधी की छवि एक लड़ने वाले नेता के रूप में और मजबूत की। कांग्रेस ने राहुल गांधी को चुनावी प्रचार का चेहरा बनाया। न्याय यात्रा जैसी पहल शुरू की गई जिसका मकसद था गरीबों, किसानों और युवाओं को न्याय दिलाना। राहुल गांधी लगातार गांवों और कस्बों में पहुंचते रहे। 2024 से पहले उनके भाषणों में एक खास आत्मविश्वास दिखने लगा। अब वो मंच से सिर्फ आलोचना नहीं करते बल्कि समाधान भी बताते। वो कहते, हम रोजगार देंगे, शिक्षा बेहतर करेंगे और किसानों को उनका हक दिलाएंगे। राहुल गांधी ने हर जगह लोकतंत्र की रक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, अगर संस्थाओं को बचाना है तो जनता को एकजुट होकर खड़ा होना होगा। ये लाइन कई युवाओं और बुद्धिजीवियों को गहराई से प्रभावित कर गई। 2024 का चुनाव अब दरवाजे पर था। राहुल गांधी ने विपक्ष को जोड़ा, जनता से सीधा संवाद किया और खुद को एक नए रूप में पेश किया। लेकिन नतीजे क्या होंगे? क्या कांग्रेस और विपक्ष जीत पाएगा या फिर भाजपा का दबदबा बरकरार रहेगा? 2024 का साल भारत की राजनीति में ऐतिहासिक माना गया। चारों तरफ चुनावी माहौल था। गांव से लेकर शहर तक गली गली में एक ही चर्चा थी, क्या इस बार बदलाव होगा या फिर सत्ता वही रहेगी? इसी माहौल के बीच राहुल गांधी और पूरा विपक्ष मैदान में उतरा। राहुल गांधी ने इस चुनाव में सैकड़ों सभाएं की। कभी उत्तर प्रदेश के गांवों में किसानों से मुलाकात, तो कभी महाराष्ट्र और कर्नाटक के युवाओं के बीच भाषण। उनके हर दौरे में भीड़ बढ़ती जा रही थी। इंडिया गठबंधन के नेता ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल सब राहुल गांधी के साथ मंच साझा करते दिखे। तस्वीर साफ थी कि राहुल गांधी विपक्ष का मुख्य चेहरा बन चुके थे। राहुल गांधी का हर भाषण मोहब्बत बनाम नफरत के संदेश पर टिका था। वो कहते, ये चुनाव किसानों, मजदूरों और युवाओं का है। ये चुनाव उस भारत का है जिसमें हर धर्म, हर जाति बराबर हो। इस बार मीडिया भी राहुल गांधी की सभाओं और उनकी लोकप्रियता को नजरअंदाज नहीं कर पाया। सोशल मीडिया पर उनके भाषण और यात्रा के वीडियो वायरल होते रहे। इस समय राहुल गांधी की दिनचर्या बेहद व्यस्त थी। सुबह से देर रात तक लगातार रैलियां, मीटिंग्स और रणनीति की चर्चा। कभी हवाई जहाज से, कभी ट्रेन से और कई बार कार से लंबी यात्राएं करते हुए वो जनता तक पहुंचते। भारत में चुनाव कई चरणों में होते हैं। हर चरण में राहुल गांधी का प्रचार और भी तेज हुआ। वो जनता से कहते, ये सिर्फ चुनाव नहीं, ये भारत का भविष्य है। मीडिया और जनता के बीच ये चुनाव सीधा राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी के रूप में देखा जाने लगा। दोनों नेताओं के भाषणों और रैलियों की तुलना हर जगह हो रही थी। गांव में एक किसान कहता, राहुल जी ने हमारे बीच चलकर बात की है। शहर में एक युवा कहता, हमें नौकरी चाहिए, राहुल गांधी ने इसका वादा किया है। लेकिन कई लोग भाजपा की नीतियों से भी संतुष्ट थे, यानी जनता का मन मिश्रित था। इस चुनाव में राहुल गांधी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मीडिया का दबाव, भाजपा का मजबूत संगठन और संसाधनों की कमी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। देश भर में करोड़ों लोगों ने वोट डाले। लंबी कतारों में खड़े लोग कहते, इस बार बदलाव लाना है, और कुछ लोग कहते, मोदी ही फिर से चाहिए। माहौल उत्सुकता से भरा था। गिनती वाले दिन सबकी नजर टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर थी। कांग्रेस दफ्तर में उत्साह था, भाजपा दफ्तर में आत्मविश्वास। राहुल गांधी अपने कमरे में कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ नतीजे देख रहे थे। नतीजे आए, भाजपा गठबंधन फिर से सबसे बड़ा दल बना, लेकिन कांग्रेस ने पिछली बार से कहीं ज्यादा सीटें जीतीं।
राहुल गांधी की पार्टी का प्रदर्शन बेहतर हुआ और इंडिया गठबंधन मजबूत विपक्ष के रूप में उभरा। राहुल गांधी ने नतीजों के बाद कहा, यह सिर्फ सीटों की गिनती नहीं है, ये जनता का संदेश है। हमने प्यार और भाईचारे का संदेश दिया है और ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। भले ही कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकी, लेकिन राहुल गांधी की छवि अब बदल चुकी थी। वो अब गंभीर, मजबूत पर संघर्षशील नेता के रूप में देखे जाने लगे थे। 2024 चुनाव ने राहुल गांधी को नया आत्मविश्वास दिया। अब सवाल यह है कि चुनाव के बाद उन्होंने क्या कदम उठाए, विपक्ष को मजबूत करने और भविष्य की राजनीति की तैयारी में उनकी क्या भूमिका रही। 2025 का लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका था। भाजपा फिर से सत्ता में आ चुकी थी, लेकिन इस बार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। राहुल गांधी को जनता ने एक नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया। 2025 का साल उनके लिए राजनैतिक और व्यक्तिगत दोनों रूप से बेहद अहम था। पहले लोग उन्हें हल्के में लेते थे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा और 2024 चुनाव के बाद उनकी छवि बदल चुकी थी। अब उन्हें गंभीर और संघर्षशील नेता माना जाने लगा। युवाओं में उनका आकर्षण और बढ़ गया था। संसद में राहुल गांधी अब और तेज आवाज में बोलने लगे। बेरोजगारी, किसानों की हालत, शिक्षा, महिला सुरक्षा, हर मुद्दे पर उन्होंने सरकार को घेरा। विपक्ष की आवाज अब और मजबूत हो चुकी थी। 2025 में भी राहुल गांधी का ज्यादातर समय गठबंधन को मजबूत करने में बीता। वो विभिन्न राज्यों के नेताओं से मिलते, मतभेदों को सुलझाने की कोशिश करते और सबको एक मंच पर लाने का काम करते। राहुल गांधी की दिनचर्या अब पूरी तरह बदल चुकी थी। सुबह जल्दी उठकर व्यायाम, फिर मीटिंग्स, दोपहर को राज्यवार दौरे की योजना, शाम को जनता से जुड़ाव वाले प्रोग्राम और रात को सोशल मीडिया और कार्यकर्ताओं से संवाद। उनका दिन बेहद व्यस्त रहने लगा। 2025 में उन्होंने संकेत दिया कि भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण भी होगा। इस बार फोकस था गरीबी, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों पर। उन्होंने कहा, देश की आत्मा को जोड़ने का काम अभी अधूरा था। राहुल गांधी ने युवाओं के लिए कई प्रोग्राम शुरू किए। कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में जाकर उन्होंने छात्रों से सीधी बातचीत की। युवाओं से उन्होंने कहा कि राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि समाज बदलना है। 2025 में किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी लगातार सक्रिय रहे। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के गांवों में जाकर उन्होंने किसानों की बातें सुनी और उनके हक की लड़ाई लड़ी। राहुल गांधी ने महिलाओं के अधिकारों और उनकी सुरक्षा पर भी जोर दिया। संसद से लेकर गांव की सभाओं तक उन्होंने कहा कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो महिलाओं को बराबर का हक देना होगा। 2025 तक राहुल गांधी की अंतर्राष्ट्रीय छवि भी बदलने लगी। विदेशी मीडिया ने उन्हें एक ऑल्टरनेटिव वॉइस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी कहना शुरू कर दिया। वो विदेशों में भारतीय डायस्पोरा से मिलते और भारत की विविधता और लोकतंत्र की ताकत का संदेश देते। अब वो सोशल मीडिया पर और ज्यादा सक्रिय हो गए। उनके पोस्ट और वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचते। खासकर युवाओं में उनका कंटेंट बहुत लोकप्रिय होने लगा। 2025 में राहुल गांधी ने अपना विजन साफ किया। एक ऐसा भारत जहां हर किसी को शिक्षा, रोजगार और सम्मान मिले, जहां नफरत की जगह मोहब्बत और भाईचारा हो, जहां लोकतंत्र सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि हर नागरिक की जिंदगी में दिखे। कांग्रेस पार्टी में भी राहुल गांधी ने संगठन को मजबूत करने का काम जारी रखा। बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। अब पार्टी सिर्फ चुनाव पार्टी नहीं बल्कि जनता की आवाज बनने लगी थी। 2025 ने राहुल गांधी को एक नया आत्मविश्वास दिया। अब वो सिर्फ नेता नहीं बल्कि जनता की उम्मीद बन चुके थे। लोगों को लगने लगा था कि आने वाले वर्षों में राहुल गांधी भारत की राजनीति का चेहरा पूरी तरह बदल सकते हैं। 2025 तक राहुल गांधी ने विपक्ष को मजबूत किया, युवाओं और किसानों से जुड़ाव बढ़ाया और अपना विजन साफ किया। लेकिन आगे क्या? क्या राहुल गांधी खुद प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे बड़े दावेदार बन पाएंगे? 2026 का साल भारतीय राजनीति में अहम माना गया। 2024 चुनाव के नतीजों ने भले कांग्रेस को सत्ता तक नहीं पहुंचाया, लेकिन राहुल गांधी को जनता के बीच नई पहचान दिला दी थी। अब सवाल ये था
क्या वो 2029 तक प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार बन पाएंगे? 2026 तक राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष का चेहरा बन चुके थे। छोटे बड़े सभी क्षेत्रीय दल उन्हें एक मजबूत विकल्प के तौर पर दिखने लगे थे। जनता में भी उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही थी। राहुल गांधी का दिन अब पूरी तरह राजनीति में डूबा होता। सुबह कांग्रेस नेताओं के साथ रणनीति, दोपहर को विपक्षी नेताओं से मुलाकात, शाम को किसानों और युवाओं के साथ संवाद और रात को सोशल मीडिया पर जनता से सीधा जुड़ाव। 2026 में कई राज्यों के चुनाव हुए। राहुल गांधी ने इनमें सक्रिय भाग लिया। उनकी सभाओं में भीड़ उमड़ती रही। कई राज्यों में कांग्रेस और उसके सहयोगियों का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा। इससे उनकी छवि और मजबूत हुई। जहां जहां राहुल गांधी ने प्रचार किया, वहां पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ गया। अब लोग कहते, राहुल गांधी अब चुनाव जिताने वाले नेता बन रहे हैं। इस साल राहुल गांधी ने कुछ अहम विदेश यात्राएं भी की। अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देशों में भारतीय प्रवासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। विदेशी मीडिया उन्हें स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन लीडर एंड फ्यूचर प्राइम मिनिस्टेरियल फेस कहने लगी। राहुल गांधी ने युवाओं और किसानों से जुड़ाव की अपनी रणनीति जारी रखी। बेरोजगारी और कृषि संकट पर उन्होंने बड़े आंदोलन किए। गांव में जाकर रातें बिताईं और युवाओं से कहा, आप ही भारत का भविष्य हैं और मैं आपके साथ हूं। 2026 में राहुल गांधी ने महिलाओं को राजनीति और समाज में आगे लाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, अगर आधी आबादी को बराबरी का हक मिलेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। इंडिया गठबंधन में भले ही कई बार मतभेद हुए, लेकिन राहुल गांधी ने सबको साथ रखने की कोशिश की। उनकी सादगी और स्पष्टता ने उन्हें बाकी नेताओं के बीच स्वीकार्यता दिलाई। संसद में राहुल गांधी की आवाज और बुलंद हो गई। वो हर मुद्दे पर सरकार को घेरते, कभी बेरोजगारी पर, कभी महंगाई पर, कभी लोकतंत्र की संस्थाओं पर। उनकी बहसें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। राहुल गांधी ने अब एक नया स्टाइल अपनाया। वो सिर्फ भाषण नहीं देते, बल्कि जनता की समस्याओं को सीधे सुनते और समाधान सुझाते। ये उन्हें जनता के और करीब ले गया। अब मीडिया भी मानने लगा कि राहुल गांधी सीरियस चैलेंजर टू मोदी बन चुके हैं। उनकी हर गतिविधि सुर्खियों में रहती। 2026 आते आते राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई कि 2029 के चुनाव में राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार हो सकते हैं। कांग्रेस के अंदर और बाहर दोनों जगह ये चर्चा आम हो चुकी थी। 2026 ने राहुल गांधी को एक नए मुकाम पर खड़ा कर दिया। अब वो सिर्फ विपक्ष के नेता नहीं, बल्कि जनता की उम्मीदों का चेहरा बन चुके थे। हर तरफ एक ही सवाल था, क्या 2029 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? 2026 तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के सबसे मजबूत चेहरा बन चुके थे। लेकिन आगे का रास्ता आसान नहीं था। सत्ता तक पहुंचने के लिए उन्हें और बड़ी लड़ाई लड़नी थी। 2027 और 2028 उनके लिए बेहद अहम साल थे, क्योंकि यही वो समय था जब उन्हें 2029 के चुनाव की नींव रखनी थी। 2027 में राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी का बड़ा पुनर्गठन किया। बूथ स्तर तक संगठन मजबूत किया गया, पुराने नेताओं को सलाहकार की भूमिका दी गई और युवाओं को आगे लाया गया। राहुल गांधी ने कहा, अगर हमें जीतना है तो जमीनी स्तर पर मजबूत होना होगा। इन 2 वर्षों में राहुल गांधी की दिनचर्या बेहद व्यस्त रही। सुबह राज्यों के नेताओं के साथ रणनीति, दोपहर को विभिन्न राज्यों में रैलियां और यात्राएं, शाम को सोशल मीडिया और युवाओं के साथ संवाद और रात को अगले दिन की प्लानिंग। अब उनका पूरा जीवन चुनाव की तैयारी में झोंक दिया गया था। हालांकि गठबंधन में कई बार खींचतान हुई, सीट बंटवारे, नेतृत्व और रणनीति पर असहमति थी, लेकिन राहुल गांधी ने धैर्य से सबको साथ रखने की कोशिश की। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य सिर्फ सत्ता नहीं, बल्कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा है। 2027 और 2028 में कई राज्यों के चुनाव हुए,
जहां कांग्रेस और इंडिया गठबंधन मजबूत दिखे, वहां भाजपा को कड़ी टक्कर मिली। इन चुनावों के नतीजों ने विपक्ष को उत्साह दिया और राहुल गांधी की छवि और मजबूत की। 2028 में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा 2.0 शुरू की। इस बार उनका फोकस था रोजगार, शिक्षा और किसान। वो कहते, प्यार और भाईचारा तो हमारी आत्मा है, लेकिन अब हमें रोजगार और न्याय की लड़ाई भी जीतनी होगी। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने लाखों युवाओं से मुलाकात की, कॉलेज कैंपस में जाकर सीधे संवाद किया। कई जगह युवाओं ने कहा, हमें बदलाव चाहिए और आपसे उम्मीद है। राहुल गांधी ने महिलाओं से जुड़ने के लिए भी अलग कार्यक्रम किए। वो कहते, अगर भारत को बदलना है तो महिलाओं को बराबर का हक देना होगा। उनकी इस सोच ने महिला वोटर्स पर गहरा असर डाला। 2027 और 2028 में विदेश यात्राओं के दौरान राहुल गांधी की छवि एक वैश्विक नेता के रूप में उभरने लगी। विदेशी अखबार लिखने लगे, इंडियाज डेमोक्रेसी हैज अ स्ट्रॉन्ग चैलेंजर इन राहुल गांधी। अब मीडिया भी मानने लगा था कि राहुल गांधी 2029 के चुनाव में मोदी सरकार को सबसे बड़ी चुनौती देने वाले हैं। उनकी हर गतिविधि सुर्खियों में रहने लगी। संसद में राहुल गांधी की आवाज और तेज हो चुकी थी। वो हर मुद्दे पर सरकार को सीधी चुनौती देते। कई बार उनके भाषण सोशल मीडिया पर लाखों बार देखे गए। 2028 तक स्पष्ट हो गया था कि विपक्ष राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ता खुलकर नारे लगाने लगे, 2029 में राहुल गांधी पीएम। अब राहुल गांधी का दिन सिर्फ चुनाव पर केंद्रित था। सुबह 5 बजे उठकर मीटिंग्स, दिन भर राज्यों का दौरा और देर रात तक रणनीति बनाना। उनका जीवन पूरी तरह जनता और राजनीति में समर्पित हो चुका था। 2027 और 2028 ने राहुल गांधी को राजनीति की नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। अब पूरा देश 2029 की ओर देख रहा था। लोग कहते, क्या अब भारत में बदलाव होगा? क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? 2029 का साल भारतीय राजनीति के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाने वाला था। पूरे देश में एक ही चर्चा थी, क्या अब बदलाव होगा? लाखों निगाहें राहुल गांधी पर टिकी थी। भारत की जनता जानना चाहती थी कि क्या ये युवा नेता अब सचमुच प्रधानमंत्री बन पाएगा। 2029 का चुनाव राहुल गांधी के जीवन का सबसे बड़ा अभियान था। उन्होंने देश के हर राज्य का दौरा किया, हिमालय की ठंडी घाटियों से लेकर दक्षिण के तपते मैदानों तक। हर जगह उनके स्वागत में भीड़ उमड़ती रही। इस चुनाव में इंडिया गठबंधन पहले से कहीं अधिक मजबूत था। सीट बंटवारे पर सहमति बन चुकी थी। राहुल गांधी को गठबंधन का मुख्य चेहरा घोषित किया गया। अब तस्वीर साफ थी, राहुल गांधी वर्सेस मोदी। राहुल गांधी का दिन बेहद व्यस्त रहता था। सुबह 4 बजे उठकर मीटिंग्स, दिन भर 3-4 रैलियां, शाम को कार्यकर्ताओं से चर्चा और देर रात सोशल मीडिया पर जनता से सीधा जुड़ाव। उनका जीवन अब पूरी तरह भारत की जनता को समर्पित हो चुका था। इस बार उनका नारा था, नफरत को हराओ, मोहब्बत का देश बनाओ। ये नारा हर गली, हर मोहल्ले और हर गांव में गूंजने लगा। युवाओं में राहुल गांधी की लोकप्रियता चरम पर थी। बेरोजगारी, शिक्षा और डिजिटल इंडिया से जुड़े मुद्दों पर वो खुलकर बोलते। कॉलेज कैंपस में नारे लगते, नया भारत नए राहुल के साथ। महिलाओं ने भी राहुल गांधी को भरपूर समर्थन दिया। उनकी सभाओं में महिलाएं बड़ी संख्या में आने लगीं। वो कहती, राहुल भाई हमारे मुद्दों को समझते हैं। किसान और मजदूर ने भी राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाया। उन्होंने कहा, हमारी आवाज सिर्फ राहुल गांधी सुनते हैं। राहुल गांधी के भाषण, उनके भावुक पल और जनता से सीधी बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। कई वीडियो करोड़ों बार देखे गए। भारत ने एक बार फिर लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मनाया। लाखों लोग वोट डालने निकले। लंबी कतारों में एक ही चर्चा की कि इस बार क्या बदलाव होगा। गिनती वाले दिन राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं और परिवार के साथ टीवी स्क्रीन पर नतीजे देख रहे थे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और शांति दोनों झलक रहे थे।
धीरे धीरे नतीजे साफ होने लगे। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। भाजपा गठबंधन पहली बार पीछे रह गया और आखिरकार तस्वीर साफ हुई। राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन बहुमत तक पहुंच गया। पूरा देश जश्न में डूब गया। दिल्ली से लेकर गांव तक लोग नारे लगा रहे थे, राहुल गांधी जिंदाबाद। आखिरकार वो दिन आ गया जब राहुल गांधी ने भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। राहुल गांधी के शपथ लेने के साथ ही भारत की राजनीति का एक नया अध्याय शुरू हुआ। लोग कहते, ये सिर्फ एक नेता की जीत नहीं, बल्कि जनता की मोहब्बत और लोकतंत्र की जीत है। राहुल गांधी अब भारत के प्रधानमंत्री बन चुके थे, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी। देश चलाने की, जनता से किए वादों को पूरा करने की। 2029 का चुनाव जीतकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। पूरा देश उम्मीदों से भरा था। हर तरफ एक ही चर्चा, अब देश में क्या बदलाव होगा। ये भारत की राजनीति का नया अध्याय था। अब राहुल गांधी का दिन पहले से और भी व्यस्त हो गया था। सुबह 5 बजे योग और व्यायाम के बाद वो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचते। दिन भर मीटिंग्स, नीतियां और फैसले, शाम को संसद में बहस और रात को देश भर के मुद्दों की समीक्षा। प्रधानमंत्री बनने के बाद राहुल गांधी ने अपने पहले भाषण में कहा, यह जीत मेरी नहीं, भारत की जनता की है। अब हमारा लक्ष्य है रोजगार, शिक्षा, किसानों का सम्मान और महिलाओं की बराबरी। राहुल गांधी की पहली प्राथमिकता युवाओं को रोजगार देना थी। उन्होंने राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू किया। लाखों युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र में अवसर मिलने लगे। उन्होंने किसानों के लिए कर्ज माफी योजना और फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून लागू किया। गांव में किसानों की खुशी लौटने लगी। राहुल गांधी ने महिलाओं को 50% आरक्षण के साथ शिक्षा और नौकरियों में बड़ी हिस्सेदारी दी। महिला सुरक्षा कानून और सख्त बनाए गए। शिक्षा में सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को मजबूत करने के लिए बड़ा बजट पास किया गया। स्वास्थ्य क्षेत्र में सभी के लिए मुफ्त दवाई और इलाज का ऐलान किया गया। राहुल गांधी ने डिजिटल इंडिया और हरित ऊर्जा पर जोर दिया। उन्होंने कहा, भविष्य का भारत टेक्नोलॉजी और पर्यावरण संतुलन पर खड़ा होगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद राहुल गांधी की विदेश यात्राएं भी शुरू हुईं। अमेरिका, यूरोप और एशिया के कई देशों में उन्होंने भारत की नई छवि पेश की। विदेशी मीडिया ने लिखा, एन यंग एंड विजनरी पीएम इज लीडिंग इंडिया। शहरों और गांवों में लोगों ने महसूस किया कि बदलाव आ रहा है। कहीं रोजगार मिला, कहीं मुफ्त इलाज, तो कहीं शिक्षा के नए अवसर। जनता कहने लगी, हमने सही नेता चुना है। हालांकि विपक्ष ने उनकी नीतियों पर सवाल उठाए। भाजपा ने कहा, वादे पूरे करना आसान नहीं होगा, लेकिन राहुल गांधी ने शांत स्वर में जवाब दिया, हम आलोचना को भी लोकतंत्र का हिस्सा मानते हैं। 1 साल के भीतर राहुल गांधी ने अपनी टीम को और मजबूत बनाया। मंत्रिमंडल में युवाओं, महिलाओं और अनुभवी नेताओं का संतुलन दिखा। हालांकि चुनौतियां भी सामने आईं, बढ़ती जनसंख्या, वैश्विक आर्थिक मंदी और आंतरिक सुरक्षा। लेकिन राहुल गांधी ने हर चुनौती का सामना धैर्य और नीतियों से किया। राहुल गांधी का पहला साल जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा। लोगों ने कहा, यह शुरुआत है, असली बदलाव अभी बाकी है। दोस्तों, आपने अब तक राहुल गांधी का पूरा सफर सुना। एक छोटे बच्चे से लेकर भारत के प्रधानमंत्री बनने तक संघर्ष, हिम्मत और मोहब्बत से भरी ये यात्रा अब अपने दूसरे साल में पहुंच चुकी थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद दूसरे साल राहुल गांधी के सामने कई बड़ी चुनौतियां आईं। आर्थिक मंदी, बेरोजगारी की बढ़ती दर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनावपूर्ण हालात। लेकिन उन्होंने हर चुनौती का सामना जनता के साथ मिलकर किया। राहुल गांधी की दिनचर्या और भी कठिन हो चुकी थी। सुबह से देर रात तक मीटिंग्स, नीतियां और विदेश दौरों का सिलसिला चलता रहा। अब वो सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि पूरे भारत की उम्मीदों का सहारा बन चुके थे। इस साल उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार क्रांति योजना, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़ा कानून और किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज लागू किया। जनता को महसूस हुआ कि बदलाव सचमुच आ रहा है। गांव से लेकर शहरों तक लोग कहते, हमारे प्रधानमंत्री अलग हैं। ये सिर्फ वादे नहीं, बल्कि काम करके दिखा रहे हैं।
राहुल गांधी के लिए जनता का प्यार और भरोसा लगातार बढ़ता चला गया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर इरादा सच्चा हो तो जीत जरूर मिलती है। संघर्ष से शुरू हुई ये यात्रा आज पूरे भारत के भविष्य की दिशा तय कर रही है। अब मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपके पास मौका हो तो आप राहुल गांधी से एक ही सवाल क्या पूछना चाहेंगे? कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं आपके जवाब पढ़ने का इंतजार करूंगा। दोस्तों, अगर आपको ये पूरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल फिर मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियां।